हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौधरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कांट की जो फ़िलोसफ़ी है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इमैनुअल कांट की फ़िलोसफ़ी पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2। ये उसका लेक्चर 3 है। तो अगर आप नए हैं और वो नहीं देखें तो पहले प्लीज़ उनको देख लें। और अगर चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता है तो बता दूं कि बेसिक्स पर 4 वीडियो मैंने बना रखी हैं, जिसमें फ़िलोसफ़ी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो पहले उनको ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर तो बात चलती है कांट की। तो कांट की जो फ़िलोसफ़ी है दोस्तों, यहाँ पर हमने ये देखा था पहली वीडियो में प्रॉब्लम क्या थी, रियल प्रॉब्लम डिफ़ाइन करना था, साइंटिफिक नॉलेज। सेकंड जो था, हमने देखा कि इनकी फ़िलोसफ़ी को क्रिटिक क्यों बोला जाता है, क्यों इनको रिकन्सिलिएटर बोला जाता है ना। ये पहली वीडियो में देखा था हमने। और सेकंड जो थी उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट। सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट होते क्या हैं और उनकी पॉसिबिलिटी, ये हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। अभी जो हमें देखना है, जो अगला टॉपिक है इसका, वो है नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस। नॉलेज क्या है, सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट है, लेकिन उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि ये एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक और कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं नॉलेज फॉर्मेशन प्रोसेस की। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, आप याद रखो, ये एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना होता है, that all our knowledge begins with senses, proceeds to understanding and ends with reason। जो भी हमारी नॉलेज है, जो नॉलेज है जिसको सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट बोल दीजिए या साइंटिफिक नॉलेज, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इट बिगिंस विद सेंसेस, मीन्स सेंस एक्सपीरियंस, जो संवेदनाएं जो मिलती हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, फिर एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जाती है, और एंड्स विद रीज़न, और रीज़न पे जाके एंड होती है। ये जो सेंटेंस है इसी को आगे हम इसमें खोल के डिस्कस करने जा रहे हैं। जब मैं इसको समझा दूंगा तो ये जब आपको पूरे अच्छी तरह से पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है। एक चीज़ और, जो क्योंकि इन्होंने मेनली जो क्रिटिसिज्म किया है वो ह्यूम की फ़िलोसफ़ी को किया है स्टेप बाय स्टेप। तो ह्यूम ने ये वाली बात ह्यूम ने भी कही थी, दैट ऑल आवर नॉलेज बिगिंस विद सेंसेस। जो भी हमारी नॉलेज है वो किससे स्टार्ट होती है? सेंस एक्सपीरियंस से स्टार्ट होती है। ये चीज़ किसने भी मानी थी? ह्यूम ने। लेकिन ये उससे और 2 स्टेप आगे गए हैं, वो हमको देखना है। तो कांट सेज दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज फॉर्मेशन। नॉलेज फॉर्मेशन के 3 लेवल्स हैं, या ये कह सकते हैं हम देयर आर 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला जो लेवल है उनके अकॉर्डिंग वो है लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। दूसरा है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा है लेवल ऑफ रीज़न। इन तीनों को देखते हैं। पहले में ये क्या कहते हैं कि जो नॉलेज फॉर्मेशन की जो पहली जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि नॉलेज सेंसिबिलिटी मतलब सेंस एक्सपीरियंस होता है। सेंस एक्सपीरियंस मतलब कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, उसकी अगर हमको नॉलेज मिल रही है तो सबसे पहले तो उसका सेंस एक्सपीरियंस आ रहा है कि नहीं, उसमें से संवेदनाएं आ रही हैं, इम्प्रेशंस आ रहे हैं। ये इम्प्रेशंस कहाँ जाएंगे? हमारे अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, माइंड पे जाएंगे। लेकिन उसको जाने का जो प्रोसेस है वो इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया है सारे फिलोसोफर्स से, वही देखना है। जैसे ये कहते हैं कि ये जो संवेदनाएं आ रही हैं या ये जो सेंस एक्सपीरियंस आ रहा है, ये कैसा है? ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट या अनऑर्गेनाइज्ड है। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेंसेशंस है, डिस्क्रीट है, एक ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इनसे सीधे सीधे तौर पे नॉलेज नहीं मिलेगी। जब ये हमारे अंदर एंटर करेंगी तो सबसे पहले इनको गुजरना पड़ेगा कहाँ से? 2 ग्लासेस हैं, किसके? स्पेस और टाइम के। ग्लासेस मतलब चश्मे, हिंदी में अगर बात करो तो स्पेस और टाइम के एक तरह से ग्लासेस हैं, या डोर्स कह लीजिए आप, या दरवाजे हैं, या चश्मा है, जिसके थ्रू ये जो सेंसेशंस हैं ये अंदर माइंड में जाएंगी।
दूसरा एक एग्जांपल से समझिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा आपको जो नए पहली बार पढ़ रहे होंगे। पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था। यहाँ पर होने का सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, आपने साइंस में बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट में बहुत बहस चलती है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम सब लोग हैं वो खुद स्पेस और टाइम में हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सारा कुछ स्पेस और टाइम के अंदर है। लेकिन कुछ ये भी मानते हैं कि स्पेस और टाइम जो है वो खुद हमारे अंदर है, हम स्पेस और टाइम में नहीं है, स्पेस और टाइम हमारे अंदर है। तो जो कांट हैं वो उसी में थे। कांट सेज दैट वी आर नॉट इन स्पेस एंड टाइम, रेदर स्पेस एंड टाइम इज विद इन अस। स्पेस और टाइम दोनों खुद हमारे अंदर है। ठीक, फिर भी समझ में नहीं आया हुआ ये आपको, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा कि इनके अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम ये इन्होंने क्या क्या लॉजिक दिए हैं। पर यहाँ डिस्क्राइब करना इसको सही नहीं रहेगा, ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे समझिए। तो मानिए सेंस एक्सपीरियंस आए, जैसे एक एग्जांपल ले लो, अपना बनाया हुआ एग्जांपल है, इसको एग्जाम में मत लिखना। जैसे अगर कोई टेबल देख रहे हो आप और वो टेबल की सेंस एक्सपीरियंस हो रहा है, सेंसेशंस आ रही हैं वहाँ से, ये डिस्क्रीट सेंसेशंस हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है। इनको हमारे जो माइंड है उसमें जाने से पहले किससे होकर गुजरना पड़ेगा? स्पेस और टाइम से। और स्पेस और टाइम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। एक सादा शब्दों में समझने के लिए आप इतना ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमारे कोई एक चश्मा लगा हुआ है और अगर हमें बाहर से कोई सेंस एक्सपीरियंस हो रहा है आँखों के थ्रू, तो वो कैसे होगा? उस चश्मे के अंदर से ही तो गुजर के जाएगा। तो हो सकता है कि वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे। ठीक है, तो सारी कुछ ये जो सेंसेशन जा रही हैं ये स्पेस और टाइम के थ्रू होकर जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, स्पेस और टाइम से होकर ये गुजर के अंदर आ गई, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, अभी भी ये प्रॉपर नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी ये क्या क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जब कांट कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम आर विद इन अस, स्पेस और टाइम हमारे अंदर खुद हैं, और ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम जो है वो क्या है, इनेट हैं। इनेट क्या होता है? मतलब जन्म से ही जो चीज़ें होती हैं इनेट हैं, हर किसी के अंदर स्पेस और टाइम है। तो जो इनेट क्वालिटीज़ होती हैं, अगर रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की बात करें तो ये किसको सपोर्ट करती, कौन सपोर्ट करता है इनको? रैशनलिज्म वाले। ठीक है, जो बुद्धिवादी जो दार्शनिक हैं वही तो इनेट नॉलेज को मानते हैं, इनेट आइडियाज़ को। तो इनेट है क्या है? स्पेस और टाइम दोनों इनेट है। तो ये तो यहाँ पर रिकॉन्सिलिएटर के एस्पेक्ट को मैं यहाँ पर जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को ये कैसे जोड़कर यहाँ पे चल रहे हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो जो रैशनलिज्म का आपको पता चल गया, यहाँ इन्होंने इनेट नॉलेज डाल दी, ये तो रैशनलिज्म की तरफ से आ गया। तो नॉलेज की पहली स्टेज में ही रैशनलिज्म का रोल है कि नहीं? बिल्कुल है। अब रोल देखते हैं पहली स्टेज में किसका? एम्पिरिसिज्म का। एम्पिरिसिज्म का रोल तो ये है ही सबसे बड़ा, कौन सा? सेंस एक्सपीरियंस का। जो भी चीज़ की हमें नॉलेज हो रही है, जो सेंस एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो क्या है? वो एम्पिरिसिस कोई तो कर रहा है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि जो सारी एम्पिरिसिस्ट क्या कहते हैं, सारी नॉलेज किस पे बेस्ड है? सेंस एक्सपीरियंस पे। तो सेंस एक्सपीरियंस जो आ रहा है उसी तो नॉलेज मिल रही है, लेकिन वहाँ पे रोल किसका है? रोल वहाँ पे स्पेस और टाइम का भी है, जो कि क्या है? इनेट है। तो यहाँ पर अगर पहली स्टेज पे हम बात करें तो रैशनलिज्म प्लस एम्पिरिसिज्म दोनों का रोल है कि नहीं? ये हो गई पहली स्टेज। सेकंड स्टेज पे चलते हैं। पहली स्टेज हो गई, लेकिन यहाँ पर सेंसेशंस अभी भी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसीलिए अभी तक नॉलेज फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस जगह पर सेकंड स्टेज पर जाने से पहले आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो? कांट को कंपेयर किया जा सकता है न्याय वैशेषिक से। इंडियन स्कूल जो है वहाँ पर जो न्याय वैशेषिक हैं, न्याय वैशेषिक को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें निर्विकल्प और सविकल्प की बात करी गई है। ये भी सेंसेशंस को इसी तरह से मानते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। लेकिन इनकी क्रिटिसिज्म थोड़ी सी क्या है कांट की, यहाँ पर कांट ने इसको एक स्टेजेस के तौर पे देख लिया है।
लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी देख लो आप, या और भी कई चीज़ें ये प्रूव करती हैं दैट सेंसेशंस जो हैं वो स्टेजेस में नहीं है, साइमल्टेनियस होती हैं। तो यहाँ पर एक स्टेयर केस वाली जो फैलेसी है, फैलेसी ऑफ स्टेयर केस, इसमें ये यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम कांट को। ये ध्यान रखना है, जब इसको समझाना है तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। इन्होंने निर्विकल्प और सविकल्प बोला है इसको, और यहाँ पर फैलेसी ऑफ स्टेयर केस को हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा इसको और एक एग्जांपल और दिया था इन्होंने, उसको याद रखना है। टेबल वाला एग्जांपल नहीं याद रखना है, ये वैसा है। याद कौन सा रखना है, इन्होंने दिया था मिट्टी का। जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें मिट्टी का कुछ बनाया जाता है, कुछ काम होता है, तो मिट्टी क्या हो गई, वो रॉ मटेरियल हो गई। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो फैक्ट्री का रॉ मटेरियल ख़त्म हो चुका है, फैक्ट्री में फैक्ट्री का गेट बंद है, तो क्या बिना गेट से पास हुए रॉ मटेरियल अंदर आ सकता है? नहीं आएगा। अगर रॉ मटेरियल को अंदर आना है कुछ भी चीज़ बनने के लिए, तो पहले उसको किससे गुजरना पड़ेगा, एक गेट से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही इन्होंने इसको यहाँ से जोड़ा है दैट स्पेस एंड टाइम आर द गेट्स और डोर ऑफ सेंसेशंस। जो सेंसेशन क्या है, ये रॉ मटेरियल है, इसके इन डोर से पास हुआ, डोर से पास होने के बाद में तो ये लेकिन अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। अब देखते हैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो सेकंड लेवल है। ये थोड़ा सा इनका समझना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर बिगाड़ देता है। क्योंकि स्पेस और टाइम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि पहले से ही क्लियर नहीं है, तो इसमें दिक्कतें होती हैं, सबके साथ होती है। लेकिन जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सिर्फ उतना याद कर लेना बहुत है इसमें। अब आता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब एक बात बताइए कि पहले से यहाँ से क्या चीज़ चली आ रही है, जो सेंसेशंस हैं वो तो आ रही हैं ना, वो तो पहली स्टेज में क्या हो गया, स्पेस और टाइम में से होकर आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है, स्पेस एंड टाइम ये दोनों क्या करते हैं कि जो सेंसेशंस हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसीलिए जो कांट हैं ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं दैट वी कैन नेवर नो द रियल नेचर ऑफ अ थिंग। जो कोई भी वस्तु है जिसका हमको ज्ञान हो रहा है, उसका जो रियल नेचर है, थिंग्स इन इटसेल्फ कैन नॉट बी नोन। तो चीज़ों को खुद उन्हीं में उनको नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि हमारी नॉलेज शुरू होगी यहाँ से, और ये जो अंदर जाएंगी सेंसेशंस वो स्पेस और टाइम में से होकर जाएंगी, ये इनको मॉडिफाई कर देगी। बल्कि अभी तक तो नॉलेज मिली भी नहीं है। तो नॉलेज जब यहाँ आकर मिलेगी, उससे पहले तो जो चीज़ सेंसेशंस जो आ रही हैं वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो चुकी हैं पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो सेंसेशंस तो आ ही रही हैं यहाँ पर। पहली स्टेज वाली सेंसेशन, सेकंड स्टेज मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बुद्धि में, माइंड में पहुँच गई। अब आगे एक कॉन्सेप्ट और है जो एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल ने 12 कैटेगरीज बताई थी, 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग या 12 टाइप्स ऑफ जजमेंट्स। जो वो ये हैं एरिस्टोटल हैं, इनके अकॉर्डिंग 12 तरह के जजमेंट होते हैं या 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कांट ने इनको एज इट इज़ 12 ही मान लिया था कि हाँ ठीक है 12 जो है कैटेगरी होती हैं। ये क्या हैं अभी देखते हैं। ये कैटेगरीज क्या हैं? कैटेगरीज कह सकते हैं इनको, मोल्ड भी कह सकते हैं। मोल्ड जैसे जो सांचे होते हैं। एक्चुअली होगा क्या कि ये जो भी सेंसेशंस आ रही हैं तो पर्टिकुलर टाइप की सेंसेशन पर्टिकुलर टाइप के मोल्ड में या कैटेगरी में जाएंगी प्रोसेस होने के लिए। जैसे पहली बात तो ये 12 कैटेगरीज आई कहाँ से? तो भाई ये भी इनेट हैं। ये याद रखना है कि ये 12 जो हैं ये क्या है, ये भी इनेट हैं। किसकी तरह इनेट हैं? जैसे कि हमने स्पेस और टाइम देखा था वो इनेट हैं, ऐसे ही ये भी इनेट है, पहले से ही हमारे अंदर हैं, सबके अंदर हैं ये 12 टाइप के। तो ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे करके यहाँ पे और बना देंगे तो 12 हो जाएंगे। तो ये जो नॉलेज आ रही है, ये जो सेंसेशंस आ रही हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेंसेशंस होंगी वो इसमें जाएंगी, कुछ पर्टिकुलर टाइप की होंगी वो इसमें जाएंगी। तो अलग अलग टाइप के इन्होंने बताया है। इनकी और ज़्यादा डिटेल हमको पता होना एग्ज़ाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि 12 टाइप के
ये कैटेगरीज या मोल्ड बताए थे अरिस्टोटल ने, वही इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं और कहते हैं कि जो सेंसेशंस हैं वो इनमें होकर आती हैं। जब इनमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर होता है सेंसेशंस की प्रोसेसिंग। अच्छा, ये 12 हैं कहाँ पर, ये हमारे माइंड के अंदर है, ठीक है। तो माइंड में या 12 इनमें क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद में जो नॉलेज मिलेगी उस नॉलेज को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नॉलेज या सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नॉलेज बोलते हैं, जो किसकी अंडरस्टैंडिंग जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद मिलेगी। यहाँ पर हमें क्या देखना है, रिकॉन्सिलिएशन देखना है, हो रहा है कि नहीं। 12 कैटेगरीज का इस्तेमाल हो रहा है सेकंड लेवल पर। ये क्या है, इनेट है। इनेट फीचर किन का होता है, रेशनलिस्ट वालों का होता है। सेंसेशंस यहाँ से आई रही थी, सेंसेशंस किसका होता है, एम्पिरिसिस्ट वालों का होता है। तो सेकंड लेवल पे भी एम्पिरिसिज्म और रेशनलिज्म का रिकॉन्सिलिएशन किया है कि नहीं, बिल्कुल किया है, ठीक है। तो ये था कांट का। अब आता है लेवल ऑफ रीज़न या नॉलेज लिमिट्स। देखो, हालांकि लेवल ऑफ रीज़न जो है ये नॉलेज फॉर्मेशन के प्रोसेस के तौर पे मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें इसके ही कुछ पार्ट आगे डिस्कस किए जाएंगे। ये जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म जो बताऊँगा मैं, ये कुछ और नहीं है, यहीं से ये निकल कर ये चीज़ें आएंगी, नोमिना फिनोमिना वगैरह जितने सारे भी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये क्या कहते हैं, कांट कहते हैं कि ये नॉलेज तो भाई फॉर्म हो गई, प्रॉपर नॉलेज तो हमको इस लेवल पर मिल गई, लेकिन हमारी जो रीज़न है, हमारा जो हमारी क्यूरोसिटी है, बुद्धि में नई नई चीज़ों को जानने की जो वो क्यूरोसिटी है, वो क्या है, हमको और कोशिश करेगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का जिनके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। उसी को इन्होंने नॉलेज ऑफ रीज़न बताया है या नॉलेज लिमिट्स बताया है। कि जो पहले याद करिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये पहले कुछ क्वेश्चंस लेके स्टार्ट किया था कि क्या व्हाट कैन आई नो, ठीक है, व्हाट शुड आई नो एंड व्हाट आई होप फॉर। तो क्या जान सकते हैं, ये नॉलेज लिमिट्स, क्या मेरे माइंड की कोई लिमिट्स हैं, ये था कि नहीं क्वेश्चन में। तो वही है, ये उसी का आंसर कि भाई नॉलेज लिमिट्स इन्होंने बताई हैं। क्या थोड़ा डिटेल में मैं अगली में बताऊँगा इसको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं वीडियो छोटी रखता हूँ। तो नॉलेज लिमिट बताया है इन्होंने। अब देखो, इसमें थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए आप, अभी समझ में नहीं आया होगा। इन्होंने मार्वल का एग्जाम्पल दिया था। कांट सेज दैट हंड्रेड्स ऑफ सेंसेशंस आर कमिंग टुवर्ड्स अस। हंड्रेड्स ऑफ सेंसेशन आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ है, उसकी बहुत तरह तरह की सेंसेशंस हमको मिल रही हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ सेंसेशंस ही ऐसी हैं जो हमारे स्पेस और टाइम के थ्रू हमको मिल सकती हैं। जैसे कि हमको वही तो नॉलेज मिलेगी जो हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनसे जो नॉलेज मिल रही है वही तो मिल सकती है। तो हमारी जो नॉलेज है वो किससे कन्फाइंड है, सेंस एक्सपीरियंस है। सेंस एक्सपीरियंस के अलावा नॉलेज हमको नहीं ले सकते। उसको एग्जांपल दिया इन्होंने मार्वल का, कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई टेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई एक टेबल है और इस टेबल में यहाँ छेद हो रखे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद हो रखे हैं। और कुछ मार्बल हैं, मार्बल के जो थोड़े टुकड़े होते हैं वो हम मानो कि इसको थोड़ा सा स्लोप में ऐसे रख लिया टेबल को और ऊपर से ऐसे इसको छोड़ देते हैं मार्बल्स को। तो होगा क्या कि जो मार्बल्स इन छेद जो हैं, जो होल्स हैं, इनमें जो जाके अटक जाएंगी या रुक जाएंगी वो तो मिल गई, बाकी सारे क्या हो जाएंगी, पास थ्रू हो जाएंगी, निकल जाएंगी सामने से। ऐसे ही जो हमारे पास सेंसेशंस तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो हमारे जो डोर्स हैं सेंसिबिलिटी के, स्पेस और टाइम वाले, उनसे कौन सी आएंगी, वही आएंगी सिर्फ जो हमें सेंस एक्सपीरियंस हो रहा है। तो सिंपल सी बात एक लाइन में ये है कि हमारी जो नॉलेज है उसकी लिमिट क्या है, सेंस एक्सपीरियंस। जो जिस चीज़ का हमें सेंस एक्सपीरियंस हो जाता है वो हमारी नॉलेज लिमिट्स हैं। अब जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसको दोबारा एक बार पढ़ के देखिए, अब क्लियर होगा। ऑल आवर नॉलेज बिगिनस विद द सेंसेस, सेंसेस से बिगन हो रही थी, प्रोसीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के लेवल में प्रोसीड हुई,
एंड एंड्स विद रीज़न। एक क्यूरोसिटी में जाके ख़त्म हो जाती है। ये जो रीज़न है इसमें मैं जो ही पढ़ाऊँगा आगे, ये ध्यान रखना। ये जो रीज़न है ये कहते हैं ना कि गॉड सोल वर्ल्ड एज अ होल, इनके बारे में नॉलेज यहाँ तो मिली नहीं ना इससे मिली ना इन दोनों से मिली। तो यही है लेवल ऑफ रीज़न। इसको अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।